हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुहू एक बेहद ही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। उसके माता पिता ने खूब दहेज का लोभ देकर कुहू का रिश्ता प्रेम नाम के लड़के से तय कर दिया था। प्रेम की माँ वसंता घर आकर अपने बेटे से बोलती है, प्रेम बेटा, रिश्ते के लिए मना मत करियो, बहुत पैसा मिल रहा है बदले में। अब तो पैसा ही पैसा होगा हमारे पास और हमारे घर का लोन भी चला जाएगा और ये घर पक्के तरीके से हमारा होगा। पर माँ, आप इस लोन से बचने के लिए मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हैं? मैं पैसे कमाकर कुछ महीनों में ये घर अपने नाम करवा ही लेता, पर नहीं, आप मेरी उस सांवली लड़की से शादी करवा रही हैं। बेटा, तेरा काम तो इतने अच्छे से चल नहीं रहा और हम रोड पे ना आ जाए, यही सोचकर मैं तेरी शादी उससे करवा रही हूँ। और तू कोशिश कर उस लड़की से घुलने मिलने की, अब वो तेरी बीवी बनने वाली है और मुझसे बहस करने से अच्छा होगा कि उस लड़की से मिल ले। अब हट यहाँ से, मुझे काम करने दे। इतना बोलकर बसंता पंडित से मुहूर्त का पता करके आती है। पंडित 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकालते हैं। प्रेम भी अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन कुहू को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। प्रेम खाने का ऑर्डर देता है और उसे कुहू के साथ बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वेटर खाना लेकर आता है और कुहू उसे बोलती है, प्रेम जी, कुछ खा लीजिए, आपने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, वो मैंने सोचा कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और एक दूसरे को हम जानते तक नहीं है, तो क्यों ना मिल लिया जाए ताकि बाद में हम दोनों को अजीब ना लगे। जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? आपको जो करना पसंद हो या कुछ खाना पसंद हो वो बता दीजिए। जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। सिंगिंग, डांसिंग, जोक्स, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। इस तरह दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं, जिसके बाद प्रेम को कुहू पसंद आने लगती है और वो कुहू का साफ दिल देखकर उसके सांवले रंग को अपने दिल में बसा लेता है। अगले हफ्ते दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कुछ ही हफ्तों में कुहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, जिसे देखकर उसकी सास ना चाहते हुए भी उससे खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बसंता कुहू को आवाज लगा के बुलाती है, अरे ओ काली कमली बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी। जरा मेरे लिए 1 कप अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय लेकर आ, और हाँ, अपनी तरह काली चाय मत लेकर आ जाइयो। कुहू अपनी सास की बात चुपचाप सुनती है और रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए फटाफट से बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर वो बोलती है, आहा बहू, चाय तो बहुत ही अच्छी है। वैसे तू बाहर से कितनी भी बेकार लगती हो, लेकिन काम तो तेरे अच्छे हैं, पूरा घर संभाल लेती है मेरा। शुक्रिया माँ जी। अच्छा बहू, वो मैं क्या कह रही थी, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो तू सारे कपड़े, चद्दर, तकिए जो भी हैं वो सब धो दे। अब पता चलेगा महारानी को, जब इतने सारे कपड़े हाथ से धोएगी ना तो हाथ ही टूट जाएंगे। मशीन तो है नहीं वैसे भी, अब मजा आएगा। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। कुहू एक एक करके सारे कमरों के पर्दे, चद्दर, कवर सब सिर्फ 1 घंटे के लिए साबुन में भिगो कर रख देती है। इतने में वो खाना बना लेती है और बाद में जाकर सारे कपड़े अच्छे से धोकर सुखा देती है। तभी बसंता आकर बोलती है, अरे ओ काली कमली, धुल गए सारे कपड़े? हो गए तेरे सारे काम या फिर कुछ बाकी है? जी माँ जी, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो दिए। अरे ओ नास पीटी, दोपहर का खाने का वक्त हो चुका है, खाना तो तूने बनाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, खाना तो मैंने कब का बना दिया। चलिए, आपको परोस देती हूँ। अच्छा, तो झूठ बोलेगी मुझसे? जरा मैं भी देखूँ तो रसोई में खाना बना भी है या नहीं। इतना बोलकर बसंता रसोई में जाकर देखती है तो रोटी, सब्जी, चावल, सलाद सब रेडी होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसे तो मैंने इतना मुश्किल काम दिया था कि इसका हाथ टूटे, कमर टूटे, लेकिन इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। फटाफट इसने खाना भी बना लिया। सच में कमाल की बहू मिली है मुझे। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? बैठिए ना, मैं खाना परोसती हूँ। बसंता उसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती है, जिससे बसंता के दिल में कुहू अपने प्यार से जगह बना लेती है और बसंता उसे अपना लेती है। वक्त बीतता जाता है
अचानक से बसंता के घर पर उसकी पड़ोसन मीना आती है और उसे बोलती है, अरे बसंता, ओ बसंता, कहाँ रह गई? ओ बसंता रानी, अरे क्यों मेरे घर में घुसकर पूरा घर सर पे उठा रही है? सर पर नहीं उठाऊं तो क्या करूं? तेरे कारनामे ही ऐसे हैं कि शांत कैसे रहूं मैं? ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? तेरे बेटी की शादी हो गई और तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाई। 1 महीना होने को आया है, चल अब बहू से मिलवा, मुझे देखना है। अरे पागल, थोड़ी देर पहले आती ना, बहू तो घर में है नहीं, बाजार गई है। तू रुक, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए साफ मना कर देती है और फिर रसोई में जाकर वो मीना के लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, अगर इसने बहू को देख लिया ना तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। हर हालत में मुझे इसे घर से बाहर भेजना ही होगा। अरे मीना, तुझे जाना नहीं है क्या घर अपने? अरे 1 गली 5 घर छोड़ के ही तो घर है, बहू का इंतजार करने दे। अरे मैंने बोला ना कि बहू को टाइम लगेगा अभी आने में, वो बाजार गई है, राशन वगैरह भी लेना है, 4 घंटे लगेंगे। वो दूर वाला बाजार है ना, वहाँ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और मीना इंतजार करते करते थक जाती है, जिसके बाद मीना बोलती है, अच्छा बसंता, मेरी बहू का फोन आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन कल फिर आऊंगी 2-4 औरतों को लेकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहू तुझे मिलेगी तब तो मुंह दिखाई करवाऊंगी ना। अरे बहू, मेरी काली कमली आजा। जी माँ जी, आपने इतनी देर तक मुझे अंदर क्यों रखा? अरे वो पड़ोस की जो मीना थी ना, वो आई थी, तेरा मजाक बनाती, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। 3 घंटे से उसका पोपट बना रही थी मैं। तो फिर माँ जी मिलवा देते। अरे नहीं, कल वो फिर आएगी, इसीलिए तू अपने कमरे में ही बैठी रही हो, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन मीना 2-3 पड़ोसनों को लेकर घर आती है, लेकिन बसंता फिर से बहाना बना देती है बहू के घर पर ना होने का। तभी घर के बाहर आकर मीना बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है मीना जानबूझकर अपनी बहू से हमें मिलवा नहीं रही। 5-6 दिन बाद बसंता के घर अचानक से चलेंगे, जब इसकी बहू जरूर घर पर मिलेगी। हफ्ते भर बाद मीना और पड़ोसने उसके घर की डोरबेल बजाती है, जिसमें बसंता अपने बेटे प्रेम से बात कर रही होती है। तभी वो अपनी बहू को दरवाजा खोलने को कहती है। कुहू जैसे ही दरवाजा खोलती है तो मीना उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या, बसंता ने नौकरानी रख ली अपने घर पर? अरे बहू, जरा देख कर बता कौन आया है। क्या बहू? अरे लो भाई, ये काली कलूटी तो बसंता की बहू निकली। ओहो, बेचारी इसलिए हमें मिलवा नहीं रही थी इतने दिनों से। चलो चलो, सब बसंता से मिलकर आते हैं। इतना बोलकर सब बसंता के पास चली जाती है। बोलती है, अरे ओ बसंता, तूने अपनी कल्लो जैसी बहू को छुपाकर इसलिए रखा ना ताकि हम सब ना देखे और तेरी बेइज्जती ना करे, लेकिन अफसोस तेरी चाल पट्टी और पोल पट्टी सब खोल दी मैंने। अरे देखो देखो, बसंता अपनी काली बहू को घर लेकर आई है। अरे माफ करना, ये तो साक्षात काली माता को घर लेकर आई है। सिर्फ काली मैया ही नहीं, अन्नपूर्णा की तरह स्वादिष्ट खाना भी बनाती है, दुर्गा की तरह अपने घर को बचाना भी जानती है, लक्ष्मी की तरह घर में पैसे जोड़ कर रखती है, सरस्वती की तरह पूरा हिसाब किताब रखती है। देखा कितनी देवियों का स्वरूप दिखता है मेरी बहू में। और 1 हफ्ते में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी बहू ने। मेरी बहू रंग से कमजोर है तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो गोरी बहुएं हैं, लेकिन तुम कितना खुश हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मुझे तो फक्र है अपनी बहू पर, तुम्हारी बहू से लाख गुना अच्छी लाई हूँ। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। बसंता की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर मीना और पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू को शगुन देकर चली जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और बसंता अपने बहू और बेटे को हनीमून के लिए भेज देती है। शुभम एक होनहार और सच्चा देश प्रेमी फौजी होता है। उसके घर में उसकी शादी को लेकर बातचीत बढ़ने लगती है और इस बार जब वो छुट्टी में घर आता है तो उसके माता पिता उसकी शादी अनन्या नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। अनन्या एक बेहद ही सुलझी हुई, समझदार, गुणी लड़की होती है। वो शुभम के घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है।
दिन रेत की तरह फिसलते हैं और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब शुभम को अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर जाना पड़ता है। जाते जाते शुभम अपनी बीवी अनन्या से बोलता है, अनन्या, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यार, टाइम हो रहा है, मुझे निकलना भी तो है। मत जाओ ना, तुम्हारी छुट्टी तो 1 महीने की थी और अभी तो बस 15 दिन ही हुए हैं। प्लीज मना कर दो। अरे ऐसे कैसे भाई, ऑर्डर आया है, जाना ही पड़ेगा ना। कह तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या है आज? सब याद रहता है तुम्हें, पर ये नहीं याद कि आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। कम से कम मेरे लिए तो रुक जाओ। लिसन अनन्या, ड्यूटी इज माई लाइफ एंड गन इज माई वाइफ। अच्छा, तो मैं कौन हूँ फिर? और तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? जाओ जाओ, आप जाकर अपनी ड्यूटी करो। आपके लिए तो सब कुछ ड्यूटी ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बात मत करना मुझसे कभी। अच्छा, इतना गुस्सा? जाते जाते मुझसे ऐसे लड़ोगी? देखो मैं जा रहा हूँ, पता नहीं फिर कब लौटूं। शुभम की ऐसी बातें सुनकर अनन्या उसके गले से लगकर रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। शुभम उसे समझाता है कि वो एक फौजी है और उसका जाना जरूरी है। अनन्या सब समझ जाती है, पर वो शुभम से जाते जाते एक प्रॉमिस मांगती है। ठीक है, तुम जा तो रहे हो, पर मुझसे वादा करो कि इस करवा चौथ पर आप मेरे साथ होंगे। और हाँ, जब तक आप नहीं आएंगे ना, मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी, चाहे आपको कितनी भी देर हो। ओके बाबा, मैं आ जाऊंगा। फिर ये रोना धोना तो बंद करो ना, तुम्हें पता है ना, आई हेट टीयर्स। चलो मुस्कुरा दो अभी, और ऐसे ही रहना जिंदगी भर। इस तरह शुभम अपना बैग उठाकर अपने माता पिता और बीवी अनन्या से विदा ले लेता है और बॉर्डर के लिए रवाना हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। अनन्या सारे घर की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल लेती है और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। सभी लोग अनन्या से बहुत खुश रहते हैं। अरे बेटा, जरा शुभम को वीडियो कॉल तो कर, बड़ा मन कर रहा है उसे देखने का। माँ जी, वो बात ये है ना, मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ। इनका फोन है कि लगता ही नहीं। जब से लद्दाख शिफ्टिंग हुई है, मानो इनसे बात ही नहीं हुई। हे भगवान, मोरे राम साईं, सब ठीक हो बस। सब शुभम को लेकर चिंतित ही होते हैं कि अनन्या के फोन पर शुभम का वीडियो कॉल आता है, जिसे देख अनन्या एक्साइटेड हो जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखिए किसका कॉल आया है। अरे किसका? कहीं शुभम का तो नहीं? हाँ जी माँ जी, इन्हीं का फोन है, ये लीजिए, बात कीजिए। कैसे हो माँ? और पिताजी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। अरे बेटा, वो शर्मा जी के घर गए हैं। मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? अरे तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था इतने दिन से? हाँ माँ, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ। अच्छा ले, अब बहू से भी बात कर ले, कब से इंतजार कर रही है। सुनिए, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? और आपको तो ना मेरी याद ही नहीं आती। जब देखो ताना ही मारती रहती हो, हमेशा नाक पे ही गुस्सा चढ़ा रहता है तुम्हारे तो। वैसे गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। आप भी ना पगले हैं एकदम। इतने दिनों बाद शुभम के कॉल आने से घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सब बेहद खुश होते हैं। तभी अनन्या शुभम को दोबारा कॉल करती है और उसे उसका करवा चौथ प्रॉमिस याद दिलवाती है। दिन बीतते जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। अनन्या पूजा करती है और व्रत रखती है, अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेती है और फिर शाम को वो अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, शाम भी हो गई पर अभी तक इनके आने की कोई खबर नहीं आई है। मेरा ना बड़ा मन घबरा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सारा दिन तूने व्रत रखा है ना, इसकी वजह से घबराहट हो रही है। नहीं सासू माँ,
ऐसा कुछ नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि चांद निकलने तक ना शुभम जरूर आ जाएंगे। अरे बहू, चांद निकल आया है, सब औरतें अपना व्रत खोल रही हैं। अरे मैं भी व्रत खोलने जा रही हूँ, तू भी शुभम की फोटो देखकर अपना व्रत खोल ले। हाँ। नहीं सासू माँ, उन्होंने मुझसे वादा किया है और मैं उनका इंतजार करती रहूंगी। तभी अचानक अनन्या के ससुर टीवी पे न्यूज देखकर अनन्या और उसकी सास को बुला लेते हैं। देखो देखो, न्यूज में क्या बता रहे हैं कि लद्दाख सीज फायर में हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए। बेटा, मुझे तो अपने शुभम की बड़ी चिंता हो रही है, तू एक बार फोन तो कर ले उसे। क्या बोल रहे हो आप? बहू, तू फोन मिला शुभम को? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। अनन्या अपनी सास और ससुर दोनों को आश्वासन देती है कि सब ठीक ही होगा, पर वो खुद बहुत परेशान होती है क्योंकि बार बार वो कॉल मिलाती है पर शुभम का नंबर स्विच ऑफ आता है। वो अपने घर के मंदिर के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, जिसकी लंबी उम्र के लिए मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा, आपने उसी की जान को जोखिम में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरे करवा चौथ के व्रत की लाज रखनी होगी। आपको मेरे पति को सही सलामत घर वापस लेके आना ही होगा। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण अनन्या को प्रार्थना करते करते चक्कर आ जाते हैं। वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है, तभी वहाँ शुभम आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और उससे बोलता है, अरे अरे अरे, तुम तो मेरे आने से पहले ही गिर रही हो। देखो मैं आ गया हूँ, मैंने अपना वादा निभा लिया है। मुझे पता था शुभम, तुम जरूर आओगे। मेरा करवा चौथ का व्रत खाली नहीं जाएगा। तुम सही सलामत हो तो अब सब कुछ ठीक है। इस तरह अनन्या शुभम को सही सलामत देख बहुत खुश होती है। शुभम उसे गोदी में उठाकर छत पे ले जाता है और उसका व्रत भी खुलवाता है और उससे कहता है, तुम्हारा व्रत तो खुल गया, अब मेरे बारे में भी सोच लो, मुझे भी पानी पिला दो, मेरा भी व्रत है यार, ऐसे तो मत करो। शुभम के व्रत रखने की बात सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनन्या के सास ससुर अपने बेटे बहू को खुश और सही सलामत देखकर फूले नहीं समाते। सिमर के ससुराल में एक भी औरत नहीं थी, थे तो सिर्फ सिमर के ससुर चरण सिंह, उसका पति प्रेम और उसका देवर विकास। पहली बार ससुराल आने पर बिना औरत का घर सिमर को खाने को दौड़ रहा था, पर धीरे धीरे सिमर ने खुद को वहाँ एडजस्ट कर लिया। घर में एक औरत के आ जाने की वजह से बहुत रौनक हो गई थी। एक दिन सिमर के ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और प्रेम भी घर पर नहीं था। मौका देखकर विकास घर में अपनी गर्लफ्रेंड शीतल को लेकर आ जाता है। ये देखकर सिमर बोलती है, अरे विकास, ये लड़की कौन है? तुम जानते हो ना, पिताजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी आप अपना काम करो, यह मेरी गर्लफ्रेंड शीतल है और पिताजी के आने से पहले ये चली जाएगी। सिमर को विकास की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने पति प्रेम को सारा मैटर बताती है। प्रेम सिमर की बात को नजरअंदाज कर देता है और उससे कहता है, देखो सिमर, विकास अभी बच्चा है, इसलिए छोटी छोटी गलतियां तो कर ही देता है। पर प्रेम जी, मेरे कहने का यही मतलब था कि अगर हमने विकास को नहीं रोका तो उसकी यही गलतियां हम पर भारी पड़ सकती हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं उसे समझा दूंगा, पर तुम पिताजी से कुछ मत कहना। सिमर प्रेम की बात मान लेती है और किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके देवर विकास की हरकतें चलती ही रहती हैं। एक दिन सिमर सबके लिए खीर बनाती है। उसके हाथ की खीर खाते ही सबका दिल खुश हो जाता है। तभी सिमर के ससुर उसे नेक देते हुए कहते हैं, बहू, तुम्हारे हाथ की खीर खा के तो मुझे तुम्हारी सास की याद आ गई। वो भी इतनी ही स्वाद खीर बनाया करती थी।
हाँ, पर माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? और वैसे भी अब घर में हमें औरत देखने की आदत रही नहीं है। विकास की ये बात सुनकर सिमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बाकी सब उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कुछ दिन बाद विकास फिर से एक और अनजान लड़की को घर पर ले आता है। सिमर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो विकास को टोकते हुए कहती है, विकास, ये सब क्या है? कुछ तो शर्म करो। घर के बड़ों का और घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? भाभी, आपको हर बार समझाना पड़ेगा क्या? मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया करो, नहीं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विकास की बात सुनकर सिमर चुप हो जाती है और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शाम होने से पहले ही विकास उस लड़की को घर से भेज देता है और अपनी किताबें पढ़ने का ढोंग करने लगता है। सिमर अपने पति प्रेम को सारी बात बताती है, पर प्रेम उस पे चिल्ला देता है। अरे क्या है तुम्हें? तुम चैन से नहीं रह सकती क्या? ऑफिस से आते ही तुम्हारी शिकायतों का पिटारा खुल जाता है। हद है यार। पर प्रेम जी, मैं तो इस घर का भला चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। इतना कहकर सिमर अपने ससुर चरण सिंह के पास जाती है और उनको पूरी बात बताती है। पहले तो चरण सिंह उसकी बात को अनसुना कर देता है, पर जब सिमर बार बार अपने ससुर से विकास को समझाने के लिए बोलती है, तो चरण सिंह अपने छोटे बेटे विकास को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। तुम्हारी भाभी जो बोल रही है, क्या वो सच है? अरे नहीं पापा, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, मेरे तो पीछे ही पड़ गई है। पहले भाई को ये सब बोला और अब आपसे भी। बहू, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। आगे से ध्यान रहे कि तुम बिना सोचे कुछ भी ना बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। पर पिताजी, यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे बॉस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सिमर वहाँ से चली जाती है और विकास भी मन ही मन ठान लेता है कि अब तो वो अपनी भाभी को सबक सिखा कर ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद विकास को बदला लेने का मौका मिलता है। वो देखता है कि उसकी भाभी अकेली है। वो जल्दी से अपनी भाभी को जान से मारने की तैयारी करने लगता है। वो अपनी भाभी को चाकू से मारने के लिए उसके रूम में जाता है। विकास को ऐसे देखकर सिमर इधर उधर भागने लगती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग ही जाती है। शाम को जब प्रेम और चरण सिंह वापस आते हैं, तो सिमर भी घर आ जाती है और उन दोनों को सारी बात बताती है। सिमर की बात सुनकर चरण सिंह गुस्से से बोलता है, देखो बहू, हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। मुझे अपने बेटों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। पर पिताजी, यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस करो सिमर, अब तुम हद पार कर रही हो। माना तुम्हें विकास की हरकतें पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। भाई, ये सिर्फ मुझे आप सबसे अलग करना चाहती है। पता नहीं भाभी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वैसे भी तुम करती क्या हो? 2 रोटी तो बनाती हो, इसलिए दफा हो जाओ इस घर से अभी के अभी। सिमर के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। सिमर रोती बिलखती अपने मायके चली जाती है। कुछ समय बाद जब चरण सिंह अपने बेटे विकास के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है, तो लोग उसे ताने मारते हैं। अरे बाबा, इनके घर में तो कोई औरत ही नहीं है। अरे बहू भी इनकी मायके चली गई है। ना रे ना, मैं तो अपनी बेटी को इनके घर कभी नहीं भेजूंगी। तुम भी मत भेजना। अरे सास बिना ससुराल भी कोई ससुराल है क्या? इससे अच्छा तो अपनी बेटी को घर में ही रख लो। हाँ नहीं तो। अरे बिना औरत के घर भी कोई घर होता है क्या? औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। चरण सिंह जिस भी घर जाता, लोग उसके बेटे के रिश्ते को नकार देते। चरण सिंह बहुत परेशान हो जाता है। वो सिमर के लिए बुलावा भेजता है, पर सिमर नहीं आती और एक दिन अंत में चरण सिंह खुद अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर सिमर को लेने के लिए उसके घर जाता है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं समझ चुका हूँ कि औरत के बिना घर घर नहीं बल्कि सिर्फ एक मकान बना रह जाता है। और हाँ, औरत से ही घर में रौनक होती है। रुकिए पिताजी, आप माफी मत मांगिए। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ।
मैं तो बस विकास की हरकतों से खफा हूँ। अगर वो अब भी सबके सामने अपना सच कबूल कर लेगा तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। सिमर की बात सुनकर विकास फट से अपने सभी गुनाह कबूल कर लेता है। अपने भाई और भाभी को हुई परेशानी के लिए भी वो सबसे माफी मांगता है और अपनी भाभी को घर वापस चलने के लिए बोलता है। प्रेम भी सिमर से अपने व्यवहार और उस पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगता है। जब सिमर को एहसास हो जाता है कि उसके देवर विकास को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो सिमर उसे माफ कर खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही समय के बाद विकास के लिए भी एक अच्छी लड़की मिल जाती है और उनका पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। सौम्या बहुत ही चुलबुली, खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। वो दूसरों का मजाक उड़ाने और शरारत करने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ती थी। ये सब करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन सौम्या के मम्मी पापा को कहीं जाना था। अरे भाई सुनती हो, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस सैंडल पहन लूं, फिर चलती हूँ। तभी सौम्या को एक शरारत सूझती है। वो झट से उठती है और मम्मी की सैंडल छुपा देती है। हाय रब्बा, मेरे सैंडल कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कभी टाइम पर तैयार हुई हो तुम, जो आज हो जाओगी। और इस सैंडल को पैर लग गए क्या जो कहीं भाग गए? सौम्या की माँ हर तरफ सैंडल ढूंढती है, लेकिन उन्हें कहीं सैंडल नहीं मिलती। इस बात को लेकर सौम्या के मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो जाता है। सौम्या के पापा अकेले ही गुस्से में घर से निकल जाते हैं। ये सब देखकर सौम्या बहुत खुश होती है और मम्मी के पास सैंडल लेकर आती है। मम्मी, ये रही आपकी सैंडल, यहीं तो रखी थी। अभी जल्दी से भागते हुए जाओ, पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मम्मी पापा के पीछे दौड़ती हुई जाती है। अजी सुनते हो? रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। रुको रुको। फिर कुछ दिनों बाद सौम्या के घर में किटी पार्टी थी। सौम्या की मम्मी की सभी सहेलियां आई थी। तभी सौम्या की मम्मी उससे आकर कहती हैं, सौम्या पुत्र, आज घर विच किटी पार्टी है, इसलिए तू मेरी हेल्प कर दे। सब दे लई नाश्ता लाया, नाले आइसक्रीम भी ले आई। ओके मम्मी, मैं सब रेडी कर दूंगी। सौम्या जब नाश्ता लगा रही होती है, तभी उसे फिर से एक शरारत सूझती है। आइसक्रीम के डिब्बों में से कुछ आइसक्रीम निकालकर वो उसमें टूथपेस्ट भर देती है। इसी तरह 2 बिस्किटों के बीच में टूथपेस्ट भरकर चिपका देती है। फिर सारा नाश्ता ले जाकर मम्मी की सहेलियों के सामने रखती है। जैसे ही नाश्ता मम्मी की सहेलियां खाती हैं, सबकी सब बुरा सा मुंह बना लेती हैं। इस तरह दिन पर दिन सौम्या की शरारतें बढ़ती ही जाती हैं। वो रोज रोज किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ शरारत करके मजे लेती ही रहती है। तभी एक दिन सौम्या के पापा के दोस्त मनीष का बेटा रोहन तैयार होकर जल्दी में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में सौम्या की नजर उस पे पड़ती है और उसे एक शरारत सूझती है। वो अचानक से आकर रोहन को रोकते हुए कहती है, रुको रुको रोहन, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले नाक पर जो गंदगी लगी है उसे साफ तो कर लो। देखो हो गया साफ? नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको, मैं साफ कर देती हूँ। तभी सौम्या अपने बैग से टिश्यू पेपर निकालती है और रोहन की नाक साफ करने लगती है। सौम्या ने चुपके से टिश्यू पेपर में एक और कालिख लगा रखी थी। जैसे जैसे वो रोहन की नाक को टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी, सारा काला रंग रोहन की नाक पर लगता जा रहा था। हो गया ना, अब जाऊं? तुम्हारे गालों पर भी गंदगी है, आज नहाए नहीं हो क्या? रुको, मैं तुम्हारे गाल भी साफ कर देती हूँ। अब रोहन के नाक और गाल पर टिश्यू पेपर का काला रंग लग जाता है। तब सौम्या उससे मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ रोहन, यू लुकिंग सो हैंडसम। अब जाओ इंटरव्यू देने, जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। रोहन अपनी बाइक पर बैठकर सीधा इंटरव्यू के लिए निकल जाता है।
शाम को रोहन इंटरव्यू देकर सौम्या के घर आता है तो सौम्या की मम्मी उससे पूछती है, रोहन पुत्र, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? अरे पता नहीं आंटी, ये फेस पर काला रंग कहाँ से लग गया। बॉस ने सीधा भगा दिया, बोला कि लंगूर बनकर क्यों आए हो इंटरव्यू देने। ये सब सुनकर सौम्या जोर जोर से हंसती है। रोहन समझ जाता है कि ये सब सौम्या का किया धरा है। अगले दिन रोहन वापस अपने घर के लिए निकलता है। तब सौम्या उससे कहती है, रोहन, मेरी शरारत की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना? आई एम सो सॉरी। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, प्लीज मना मत करना, इसमें सिर्फ मिठाई है। अरे कोई बात नहीं सौम्या, और गिफ्ट चलो ले लेता हूँ। जैसे ही घर पहुंचकर वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें खूब सारे कंकड़ पत्थर भरे थे। रोहन को हंसी आ जाती है। उसे सौम्या का ये नटखट स्वभाव बहुत पसंद आता है और वो उससे शादी करने का फैसला करता है और शादी की बात अपने माता पिता से करता है। दोनों के माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद रोहन और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सौम्या में कोई सुधार नहीं आता और वो वही सारे मजाक और शरारतें अब भी जारी रखती है। वो सोचता है कि कैसे सौम्या को उसकी शरारतों के कारण होने वाली तकलीफ का एहसास दिलवाया जाए। यही सोचकर रोहन एक दिन सौम्या को मंदिर ले जाता है। मंदिर के बाहर किसी के जूते देखकर सौम्या को एक शरारत सूझती है। वो उन जूतों को छुपाने के इरादे से आगे बढ़ती है। तभी रोहन उसे रोकते हुए कहता है, रुको सौम्या, इस शरारत में मजा नहीं आएगा, चलो कुछ और करते हैं। क्या कहा रोहन? आज तुम भी मेरा साथ दोगे, वो भी शरारत करने में? सच्ची? रोहन सौम्या को कुछ रुपए देते हुए कहता है कि सौम्या, इन रुपयों को जूतों के अंदर डाल दो और फिर देखना क्या होता है। सौम्या ऐसा ही करती है और फिर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद मंदिर के अंदर से एक फटेहाल गरीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है और जैसे ही अपने पैरों में जूते डालता है उसे जूते में कुछ होने का एहसास होता है। तब वो अपने जूतों को झाड़ता है, उसमें से रुपए बाहर गिर जाते हैं। इन रुपयों को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने किसी दयावान को भेजकर मेरी समस्या को दूर कर दिया। अब मेरे बेटे का इलाज हो सकेगा। शुक्रिया भगवान, और शुक्रिया उसका भी जिसने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता करी। अब रोहन सौम्या की तरफ देखता है। सौम्या की आंखें भी आंसुओं से भरी थी। तब रोहन उससे कहता है, देखो सौम्या, असली मजा दूसरों को परेशान करके नहीं बल्कि उनकी मदद करके मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ रोहन, अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। दूसरों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वो किसी शरारत को करने में नहीं है। इस तरह सौम्या को एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी को सताने या शरारत करने में नहीं बल्कि किसी को खुशी और प्यार देने में है। इस तरह सौम्या रोहन की सारी बात समझ जाती है और कभी भी किसी को तंग ना करने की ठान लेती है। तभी रोहन उसे प्यार से गले लगा लेता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। वंशी टीवी देख रही होती है और वो जब भी कोई भी चैनल लगाती तो उस पर कोई ना कोई खाने की चीज आ रही होती। ये देखकर वंशी रिमोट को साइड में पटककर बोलती है, क्या यार, हर जगह खाना ही खाना आ रहा है, जबकि सबको पता है कि खाना देखते ही मुझे भूख लग जाती है, फिर चाहे मैंने 2 मिनट पहले ही क्यों ना खाया हो। ये बोलकर वो रसोई में जाकर कुछ खाने को देखती है और उसकी नजर 2 मैगी के पैकेट पर पड़ती है जिसे वो बनाते हुए खाती है और बोलती है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैगी को खाने का सही टाइम है। अभी घर पर भी कोई नहीं है और अकेले मैगी खाने में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। ये बन गई मेरी मैगी। इतने में ही वो मैगी को सर्व करके सोफे पर बैठकर खाना शुरू करती है कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है
पर वो दरवाजा नहीं खोलती और उसकी माँ एक्स्ट्रा की से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आ जाती है। साथ ही उसकी बहन तनु भी माँ के साथ थी और जैसे ही वो मैगी की खुशबू को सूंघती है, अपनी बहन के पास जाकर बोलती है, दीदी दीदी थोड़ी सी मैगी दो ना प्लीज दीदी, एक बाइट खिला दो। मैं नहीं खिला रही, तू तो मम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी ना, कुछ ना कुछ तो खाकर ही आई होगी। मैं नहीं दे रही, चल। एक बाइट ही तो मांग रही हूँ, दे दो ना। मम्मी देखो ना, दीदी एक चम्मच भी नहीं खिला रही, कौन सा मैं पूरा मांग रही हूँ। वंशी पीठ दिखाकर बैठ जाती है और मैगी खाने लगती है। तनु फिर से अपनी बहन की प्लेट में झांकते हुए बोलती है, दीदी मेरी प्यारी दीदी, एक बार दे दो, अच्छा सूप ही पिला दो, खत्म होने वाली है। नो मीन्स नो, समझ नहीं आता? दीदी वो देखो टीवी पर मैगी आ रही है। तनु ये बोलकर उसका ध्यान मैगी से भटका देती है और फटाक से उसकी प्लेट से मैगी खा लेती है। ये देखकर वंशी उसे मारने के लिए भागती है कि तभी तनु भी भागकर छत पर जाकर छुप जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। जिसके बाद दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी हुई वंशी बोलती है, बेटा अब जब तू नीचे आएगी ना तब बचेगी नहीं मेरे हाथों से। तूने मेरी मैगी पे गंदी नजर डाली, आ तू तुझे मैं बताती हूँ। दीदी मुझसे लड़ने से अच्छा होगा कि आप अपनी बची हुई मैगी खा लो। कुछ देर बाद में वो अपने कमरे में पसरकर लेट जाती है। तभी उसका कुछ चटपटा खाने का मन करता है और वो अपने ड्रॉअर में से हींग गोली की डब्बी निकालती है और फिर क्या था, वो उसे खाने लगती है। और उसके बाद में वो अपनी माँ रीटा से बोलती है, माँ आज क्या बना रही हो? फिर से हींग गोली खा रही है ना? हाँ माँ, आपको पता है ना, इसे खाए बिना मेरा एक भी दिन पूरा नहीं होता। सुधर जा, वहाँ चटकारे लेते हुए अगर ससुराल की रसोई में घुसी ना तो सास तुझे छोड़ेगी नहीं। माँ जबकि जब देखी जाएगी ना, फिलहाल आप ये बताओ कि क्या बनाया है? राजमा चावल बनाए हैं। वाह सच में, हाय तभी मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। माँ आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सच में। अब बस ज्यादा ड्रामे मत कर, तुझे ही दूंगी पहले, आजा टेबल पर। कुछ देर बाद में रीटा अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। अपनी बड़ी बहन की प्लेट में देखकर तनु तुरंत बोलती है, माँ आपने दीदी को ज्यादा और मुझे कम दिए हैं राजमा। हे भगवान तेरा हमेशा का है। अरे और रखे हैं, दोनों खा लो, अगर फिर भी कम पड़े तो मेरी प्लेट भी ले लेना। किसी ने खाना शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि दूसरों की प्लेट में ही झांकती रहेगी। अरे डम्बो पहले खत्म कर ले और मिल जाएगा। इस तरह तीनों अपना अपना खाना खा लेती है। वंशी भी अपना खाना खत्म करती है और लास्ट में प्लेट को चाट कर रख देती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, वंशी तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आ गया, बहुत ही जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ सुधर जा, नहीं तो तेरी सास बोलेगी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए और ना ही कुछ सिखाया है, इसलिए अपनी ये आदतें छोड़ दे बेटा। हाँ दीदी माँ सही कह रही है। तुझसे किसी ने ज्ञान मांगा? मैंने जो बोला उसका तेरे पर असर हुआ या नहीं? ठीक है माँ, आफ्टर मैरिज नहीं करूँगी, अभी तो करने दो। कुछ दिन बाद में वो अपनी दोस्त कियारा के साथ में शॉपिंग करने के लिए बाहर आती है कि उसकी नजर गोलगप्पे की स्टॉल पर पड़ती है और फिर क्या था, वो फटाफट से वहाँ पहुँचती है और बोलती है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना जरा। भैया मुझे भी दे दो एक प्लेट। ये लीजिए मैडम। अरे वाह भैया, मजा ही आ गया खाकर, जरा एक प्लेट और बना दो। इस तरह वंशी और उसकी दोस्त कियारा गोलगप्पे खाते हैं और मार्केट में घूमने लगते हैं, जहां फिर से दोनों को बहुत भूख लगती है और वो मोमोज की शॉप पर पहुंचती हैं और बोलती हैं, भैया 2 प्लेट मोमोज देना। नहीं भैया एक प्लेट ही दे दो यार, मैं तो तेरे में से ही खा लूंगी। ओए मेरे एक भी मोमोज को ना छू भी मत लियो, वरना गिरा गिरा के मारूंगी यहीं पे। भैया 2 प्लेट ही दे दो। इस तरह दोनों मोमोज खाती हैं। लास्ट में मोमोज की चटनी भी बच जाती है, जिसे वंशी चाट चाट कर खत्म कर देती है। पास खड़े हुए लोग ये सब देख रहे होते हैं और उनको देखकर वंशी बोलती है, वो क्या है ना, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यार तू कितनी चटोरी बन गई है, 24 घंटे खाती है फिर भी मोटी नहीं होती तू। अब क्या नजर लगाएगी मुझे? इस तरह दोनों घूमकर घर चली जाती हैं
वंशी भी अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसकी माँ समीर नाम के एक अच्छे से लड़के को देखकर कुछ हफ्तों में उसकी शादी उससे करवा देती है। धीरे धीरे वंशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास ममता सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स की कटोरी को टेबल पर रखती है और बोलती है, अरे पानी लाना तो भूल गई, लेकर आती हूँ जरा। इतना बोलकर उसकी सास पानी लेने चली जाती है। तभी टेबल पर वंशी इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को देखकर मुट्ठी भर लेती है और उन्हें उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद में ममता वापस आती है और देखती है कि उसकी ड्राई फ्रूट की कटोरी में तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद में वो लड्डू का डब्बा लेकर बैठती है और ममता देखती है कि डब्बे में से तो 5-6 लड्डू गायब हैं। ये देखकर वो अपनी बहू के पास जाती है और उसको दोनों हाथों से लड्डू को खाता देखकर वो बोलती है, बहू ये क्या बदतमीजी है, मुझसे बिना पूछे मेरी चीजें उठाकर खा रही है। एक बार पूछ लेती नास पीटी कहीं की, मुझसे मांग लेती तो मैं क्या मना कर देती तुझे। अरे मेरे काजू बादाम भी तूने ही खाए है ना। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं आपसे पूछ कर खाया करूँगी। कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करियो। और ये ले खा ले लड्डू। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर एक साथ लड्डू खाती हैं। ऐसे ही रात को सब सो रहे होते हैं और वंशी ये कौन खाएगा? समीर जी मैं खाऊंगी, मुझे दीजिए। वंशी उससे मांगती है, लेकिन जब तक समीर उस पिज्जा को खा जाता है, ये देखकर वंशी जोर से चिल्लाते हुए जाग जाती है और बोलती है, पिज्जा, मेरा पिज्जा। समीर जी तो सो रहे हैं, शुक्र है मेरा पिज्जा तो यही है। ये देखकर वंशी अपनी साइड वाली ड्रॉअर से प्लेट में रखे हुए 2 पिज्जा के स्लाइस को उठाकर खा लेती है और उसके बाद उन्हें खाकर सो जाती है। वक्त बीतता है, उसकी चटोरेपन की आदत अब तक नहीं जाती और घर के खाने के बाद भी वो आए दिन बाहर से खाना ऑर्डर करके खाया करती। ऐसे ही एक दिन वो बाहर से छोले भटूरे मंगाकर चुपके से खा रही थी और उसकी सास और पति दोनों ये देख लेते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, कितनी चटोरी बहू से शादी हुई है मेरे बेटे की। इतना खाती है कि कुछ पूछो ही मत। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना आप लोगों को मेरे खाने से, तो ठीक है, अब से मैं ना बाहर का बना खाना खाऊंगी और ना ही घर का। ये बोलकर वंशी कुछ नहीं खाती। उसकी सास और पति उसे बहुत समझाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ खाने को भी लेकर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं खाती। वो अपनी इसी जिद पर 2 दिन बिना कुछ खाए पिए रहती है। समीर उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने को सामने से ही फेंकने लगती है और रोते हुए गुस्से में बोलती है, बोला ना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि ना खाने पीने की वजह से उसे वीकनेस हो गई है। जिसके बाद डॉक्टर उसका बहुत ख्याल रखने के लिए समीर को बोलता है। कुछ दिन बाद में वंशी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ ममता और समीर से माफी भी मांगती है, जिसके बाद से वंशी अपनी चटोरी जबान पर काबू रखना सीख लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।